हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. Good morning. Yes, sir. हाँ, कहाँ तक पढ़ लिया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो गया था। सर प्रोजेक्टाइल कोई क्वेश्चन? प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस तो उसमें आए होंगे। लार्ज सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? हाँ सर, वही आखिरी क्वेश्चन। यस सर। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क का फॉर्मूला पढ़ लिया होगा हमने। और डिस्क को ही जब इनफाइनाइट लार्ज कर दिया, रेडियस इनफाइनाइट कर दी गई डिस्क की, तो वो लार्ज सीट बन गई थी। और लार्ज सीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सीट के एक साइड अगर पॉजिटिव चार्ज है सीट पे तो अवे, और इधर भी अवे, तो किसी भी एक साइड वाले रीजन में ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करा जाए तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट फोर्स लग जाता है। उसकी वजह से जो एक्सलेशन आता है वो कांस्टेंट एक्सलेशन आ जाता है। तो इस टाइप के सवाल हमने कर लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन hollow sphere। थिन hollow sphere, थिन hollow sphere नाम से पता चल रहा है कि थिकनेस इसकी काफी कम होगी। तो थिकनेस अगर बहुत कम है तो इसका जो भी चार्ज है वो सारा सरफेस पे रहेगा, अंदर तो खाली रहेगा। ये हॉलो स्फीयर है तो अंदर तो कुछ नहीं, लेकिन सरफेस पे ही है सारा चार्ज। तो उसको हम थिन हॉलो स्फीयर बोल देते हैं। इसे स्फेरिकल सेल भी बोल दिया जाता है, स्फेरिकल सेल। थिन हॉलो स्फीयर कहो या स्फेरिकल सेल कहो, बात एक ही है। तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा वो समझ सकते हैं। ये मान लो स्फीयर है और इसका सेंटर है सी, रेडियस आर, और इसको चार्ज क्यू। तो जो भी चार्ज है वो अंदर तो कुछ है ही नहीं, खाली है, हवा है अंदर। तो जो भी चार्ज आएगा वो ये जो पतली सी देखो इसकी जो लेयर होगी, पतला सा स्फीयर है ये, वो पतला स्फीयर मतलब इसकी अंदर वाली रेडियस और बाहर वाले रेडियस ऑलमोस्ट बराबर है। दो सरफेस होंगे इसके, एक अंदर वाला सरफेस और एक बाहर वाला सरफेस। तो अगर ये थिन है, थिन मतलब इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, तो इसकी इनर और आउटर रेडियस बराबर ले ली जाती है। तो वो कैपिटल आर है। सारा चार्ज सरफेस पे आ गया, तो इसके लिए जो डेंसिटी डिफाइन होगी वो सिग्मा वाली, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा का ढूंढ है तो क्यू चार्ज इसका 4 पाई r² इसके सरफेस एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हमने। तो Q अपॉन 4 पाई r² से हम इसका सिग्मा ढूंढ सकते हैं। ठीक है। अब इस स्फीयर ने, इस चार्ज स्फीयर ने अपने आसपास वाले रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी वो हमें उसका फॉर्मूला लिखना है। तो जिस पॉइंट पर हमें फील्ड बतानी है इस स्फीयर की वजह से, वो पॉइंट देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इसके अंदर हो सकता है स्फीयर के, या बाहर हो सकता है, इनसाइड वाला पॉइंट या आउटसाइड वाला पॉइंट। ठीक है। अब इनसाइड में भी देखो, अगर सेंटर है, ये सबसे पहले अगर हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, एट सेंटर, तो सेंटर पे अगर फील्ड पता करेंगे तो जैसे इस पे वही डी क्यू चार्ज लें अगर बहुत छोटे छोटे,
तो कोई भी डी क्यू चार्ज लेंगे तो उसकी फील्ड आएगी ऐसे अवे, तो उसके ठीक सामने भी एक डी क्यू मिल जाएगा, उसकी फील्ड भी अवे आएगी। तो जितने भी डी क्यू हैं उनके सब हर एक के सामने एक डी क्यू मिलेगा, तो सारी फील्ड कैंसिल होगा के सेंटर पे तो नेट फील्ड 0 ही मिलेगी हमें। ठीक है। अब देखो सेंटर के अलावा अंदर वाले इस रीजन में यहाँ कहीं कोई पॉइंट लिया जा रहा है, यहाँ देखो इस पॉइंट को कहेंगे हम इनसाइड पॉइंट। इनसाइड मतलब सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो ले रखी है स्मॉल आर वो रेडियस से कम है। अगर रेडियस से कम डिस्टेंस पे है तो उस पॉइंट को हम इनसाइड वाला पॉइंट कहते हैं। तो इसे ऐसे लिखा जाता है इनसाइड। तो इनसाइड का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से स्मॉल आर ये लेस देन कैपिटल आर होनी चाहिए। इस पॉइंट को हम इनसाइड पॉइंट कहेंगे। वैसे तो इसका एक डेरिवेशन होता है, वो हम करेंगे भी। अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं सबके लिए, इसके बाद अपना टॉपिक आएगा गॉस थ्योरम वाला, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से इसका हम डेरिवेशन भी करेंगे कि सेंटर पे तो चलो आमने सामने कैंसिल होकर 0 हो गई, तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे जैसे इस पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी, तो इसका अभी तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहे हैं ना, सवाल करेंगे उसके, लेकिन इसका डेरिवेशन भी आगे आने वाला है। तो इसके अंदर कहीं भी पॉइंट ले लो फील्ड हमें 0 ही मिला करेगी। मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक अंदर कहीं भी पॉइंट ले लिया जाएगा, उस हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। कैसे आएगी वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप फॉर्मूले की तरह से ट्रीट करेंगे कि सेंटर पे फील्ड 0 है और सेंटर से लेके सरफेस तक अंदर कहीं भी पॉइंट लिया जाए, जैसे इनसाइड पॉइंट कहेंगे हम, तो उस हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलने वाली है। ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी इसमें ये हो सकती है, जिस पॉइंट पर हमें फील्ड बतानी है वो बाहर हो सकता है, आउटसाइड पॉइंट मान लो यहाँ कहीं है स्मॉल आर डिस्टेंस, सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस है स्मॉल आर वो अगर कैपिटल आर से ज्यादा हो जाए तो उस पॉइंट को हम आउटसाइड की कैटेगरी में रखेंगे, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसकी वजह से वो 0 नहीं होगी। उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज जैसा ही फॉर्मूला होगा, तो अपन ऐसा भी समझ सकते हैं इसे, पॉइंट चार्ज इस स्फीयर को पॉइंट चार्ज तो नहीं मान सकते इस केस में, लेकिन फॉर्मूला उसके जैसा आ गया तो अपन ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए इस स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं पॉइंट चार्ज की तरह। तो मान लो सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हो, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करे वो, और उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे कितने फील्ड होगी, वो फॉर्मूला यही आएगा। वो आउटसाइड पॉइंट के लिए ऐसा एज्यूम किया जा सकता है कि स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला उसी टाइप का आ रहा है। ठीक है। अब इसमें वही बात, अगर चार्ज पॉजिटिव है स्फीयर पे तो ये जो फील्ड आएगी वो इस लाइन में, ये जो लाइन है इसकी, इसमें अवे आ जाएगी ऐसे ई डायरेक्शन, और अगर ये नेगेटिव होता चार्ज तो यही फील्ड ऐसे आ जाती है। मैग्नीट्यूड इसी से ढूंढा जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो जिस पॉइंट पर हमें फील्ड बतानी है वो अगर पॉइंट स्फीयर के अंदर है, सेंटर भी अंदर ही होगा, सेंटर या सेंटर के अलावा कोई भी पॉइंट है अंदर, तो वहां तो फील्ड 0 हो जाएगी। लेकिन अगर पॉइंट बाहर चला गया स्फीयर के बाहर, तो वहां फील्ड 0 नहीं होगी। उसका फॉर्मूला फिर हम इससे इस फॉर्मूले से उसका आंसर बता देगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये इस फॉर्मूले में हमें ऐसा लग रहा है कि स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ एज्यूम कर लिया गया हो, और फिर उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज जैसा फॉर्मूला लगा दिया हो, तो उससे ये आंसर यही आता। तो ऐसा अपन एजम्पशन मान सकते हैं। डायरेक्शन सिंपल है, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम सेंटर, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द सेंटर। अब इसी से देखो, अगर पॉइंट सरफेस पे लिया जाए, एट सरफेस, यानी इस स्फीयर के सरफेस पे ही फील्ड पता करें। अब सरफेस का मतलब देखो क्या है, जब सरफेस की बात होगी तो हॉलो स्फीयर है। देखो सॉलिड स्फीयर अगर होता है, सॉलिड का तो एक ही सरफेस होगा बाहर वाला, लेकिन हॉलो स्फीयर के तो दो सरफेस हो सकते हैं, एक अंदर एक बाहर। तो अभी जो हम इस हेडिंग में डाल के जो सरफेस की बात कर रहे हैं, उसका मतलब है इसके जस्ट आउटसाइड, यानी बाहर वाला सरफेस। जस्ट इनसाइड तो हमें पता है 0 है, अंदर वाला जो सरफेस है उसकी बात करें, यानी जो पॉइंट है वो अंदर वाले सरफेस के ठीक अंदर है, यानी ऑलमोस्ट सरफेस पे ही है, तो वहां तो फील्ड 0 हो गई। लेकिन जब भी सरफेस की फील्ड की बात की जाएगी सवाल में, तो इसका मतलब आप निकालेंगे हम जस्ट आउटसाइड की बात कर रहे हैं, और ऐसे बात कर रहे हैं। देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस हम कम करते जाएं, स्मॉल आर को कम करते जाएं, कम करते जाएं, और कम करते 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 करते
जैसे ही सरफेस पर पहुंचने वाले हैं तो उसे कहेंगे हम जस्ट आउटसाइड। तो सरफेस पर पहुंचने ही वाले हैं या ऑलमोस्ट पहुंच गए, मतलब बाहर वाले सरफेस पर पहुंच गए, तो ये स्मॉल आर की वैल्यू ऑलमोस्ट कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। तो स्मॉल आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर रख देंगे तो ये सरफेस की फील्ड आ जाएगी, E इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और डायरेक्शन तो वही है, अगर पॉजिटिव है तो ये अवे आएगी, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स आ जाएगी। सरफेस की और फील्ड की बात करें तो सरफेस का मतलब, जब भी आप सवाल में तो सरफेस ही लिखा होगा, तो इसका मतलब आप निकालेंगे जस्ट आउटसाइड की बात हो रही है, बाहर वाले सरफेस की बात हो रही है, अंदर वाले सरफेस की बात नहीं हो रही। अगर वो मेंशन है कि भाई जस्ट इनसाइड बताओ तो फिर आंसर फिर इससे आएगा, जीरो से। जीरो ही रहेगा, अंदर तो जीरो ही है, सेंटर से सरफेस तक अंदर हर जगह पे फील्ड जीरो है। सरफेस पे हो गई है और बाहर फिर ये, बाहर वाले पॉइंट पे तो जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ता जाएगा फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी और इन्फिनिटी पे जाके, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ये फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये थिन होलो स्फीयर या जैसे हम स्फेरिकल सेल भी कह सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के ये सारे फॉर्मूले बन गए, जिसमें ये दो तो जीरो ही होते हैं, सेंटर और इनसाइड। ये दोनों भी एक जैसे ही हैं। ये आउटसाइड का फॉर्मूला, इसी में सरफेस पे ढूंढना हो तो स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख देते हैं। डेंसिटी इसके लिए सिग्मा वाली डिफाइन होगी। अगर चार्ज मान लो गिवन नहीं होता, चार्ज नहीं गिवन है तो सिग्मा गिवन होगा। ठीक है, सिग्मा से हम चार्ज भी ढूंढ सकते हैं। क्यू इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, एक ही मतलब है। ठीक है, सिग्मा दिया है तो चार्ज ढूंढ सकते हैं, चार्ज दिया है तो सिग्मा ढूंढ सकते हैं, तो वो तो दोनों एक दूसरे से पता किए जा सकते हैं। 4 पाई r स्क्वायर इसका सरफेस का एरिया था। अब देखो ये जितने भी फॉर्मूले अपने बने हैं, इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन आ रहा है स्मॉल आर डिस्टेंस, स्मॉल आर सेंटर से ली जाती है डिस्टेंस, इसके साथ जो वेरिएशन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका हम ग्राफ बना सकते हैं। ई को वाई एक्सिस पर लेके और स्मॉल आर को एक्स एक्सिस पर लेके। तो इसके लिए देखो क्या ग्राफ बनता है। स्मॉल आर इक्वल टू जीरो, मतलब सेंटर पे ही है, तो सेंटर पे तो फील्ड जीरो है, तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा और सेंटर से लेके सरफेस तक फील्ड जीरो ही रहेगी, तो ग्राफ जीरो ही रहेगा सरफेस तक। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये स्मॉल आर और ये ई, ये ओरिजिन, तो जीरो से लेके कैपिटल आर तक तो ये ग्राफ जीरो पे ही चलेगा, जीरो ही रहेगा ये ग्राफ, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। और जैसे ही स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा तो एकदम सरफेस पे पहुंच गए अपन, और सरफेस पे फील्ड बढ़ के क्यू बाई कैपिटल आर हो गई, कैपिटल आर स्क्वायर। अब जैसे ही हम स्मॉल आर को और बढ़ाएंगे कैपिटल आर से ज्यादा, तो ये आउटसाइड वाला रीजन हो गया, और आउटसाइड वाले रीजन में तो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। स्मॉल आर बढ़ता जाएगा इसके बाद तो फील्ड कम होती जाएगी, तो ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो ग्राफ आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो सेंटर से लेके सरफेस तक तो ग्राफ जीरो ही है। ग्राफ क्यों जीरो है वो समझ गए होंगे, सेंटर से सरफेस तक फील्ड ही जीरो है, तो फील्ड जीरो मतलब ये ग्राफ जीरो। सरफेस पे जाके एकदम से बढ़ गया ये, तो फिर बाहर घटता जाएगा। तो बता सकते हो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी और कितनी होगी। सरफेस पे के क्यू बाय इस पे ये सरफेस वाली फील्ड ही मैक्सिमम कही जाएगी। यहाँ ई मैक्स अगर पूछा जाए तो ये सरफेस ही है, के क्यू बाई कैपिटल आर। इसके बाद इससे पहले तो अंदर तो जीरो ही है, और इसके बाद वो घटती जा रही है, तो ये सरफेस वाली फील्ड ही सबसे ज्यादा, यानी थिन होलो स्फीयर को चार्ज दिया गया तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वो सरफेस पे प्रोड्यूस करता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये ग्राफ याद होना चाहिए। ग्राफ समझ में आई गया होगा क्यों भाई। यस सर आ गया। यस सर। अंदर फील्ड जीरो रहेगी, और डायरेक्शन बड़ी आसान, अगर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो अंदर तो खैर जीरो ही है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, लेकिन बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड अवे होगी, अवे फ्रॉम सेंटर, और नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड्स द सेंटर। और बाहर वाले पॉइंट के लिए हम ऐसा भी मान सकते हैं कि सारा चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है एक पॉइंट चार्ज की तरह,
तो क्योंकि फॉर्मूला बाहर वाला पॉइंट चार्ज जैसे ही आ रहा है। ये दो थिन हॉलो स्फीयर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स भी बोल देते हैं इन्हें। सेंटर इनका कॉमन है, कॉमन सेंटर है, मान लो O, इसकी रेडियस है सपोज R1, इसकी रेडियस है R2, ठीक है। तो इन्हें कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स बोल सकते हैं। स्फेरिकल सेल्स मतलब थिन हॉलो स्फीयर्स ही हैं। इनको चार्ज दे दिया, मान लो ये अंदर वाला इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, बाहर वाले को माइनस क्यू चार्ज दे दिया सपोज, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट्स लोकेट कर रहा हूँ मैं, एक तो यही है O, इनका कॉमन सेंटर, यहाँ फील्ड बतानी होगी। एक पॉइंट देखो मैंने यहाँ ले लिया अंदर A, स्मॉल r डिस्टेंस। अब ये जो स्मॉल r है ये R1 से कम होगी। एक पॉइंट मैंने B ले लिया यहाँ कहीं, इसकी जो डिस्टेंस है स्मॉल r वो R1 से ज्यादा होगी, R2 से कम होगी, यहाँ होगा पॉइंट। और एक पॉइंट ले लेते हैं, देखो ये C, ये R2 से भी ज्यादा डिस्टेंस पे है, यानी दोनों स्फीयर के बाहर आ गया। तो O, A, B और C, इन पे क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी ये बताना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, A, B एंड C। सर तो सबसे पहले तो O पे, जी O पे 0, O दोनों का ही सेंटर है तो दोनों की फील्ड 0 होगी। A वाले पॉइंट पे जीरो। A पे भी 0 ही होगी। A पे 0 क्यों हो रही है, देखो A जो पॉइंट है, A देखो इस वाले स्फीयर का इनसाइड है और इस वाले स्फीयर का भी इनसाइड है, दोनों का इनसाइड पॉइंट है ये। और इनसाइड का फॉर्मूला यानी प्लस क्यू की वजह से फील्ड यहाँ 0 आएगी और माइनस क्यू की वजह से भी यहाँ फील्ड 0 ही आएगी। लेकिन जो बी पॉइंट है, देखो बी पॉइंट, बी आर पॉइंट, स्क्वायर। बी पॉइंट पे जो बी पॉइंट देखो माइनस क्यू का तो इनसाइड है, तो बी पॉइंट पे माइनस क्यू की वजह से फील्ड आएगी 0, क्योंकि इसका इनसाइड पॉइंट हो गया ये। लेकिन प्लस क्यू का देखो ये आउटसाइड पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे कौन से स्फीयर की वजह से फील्ड आएगी, अंदर वाले की या बाहर वाले की? अंदर वाले के। अंदर वाले, ठीक है, बाहर वाले। और अंदर वाले पे है चार्ज पॉजिटिव, तो बी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन देखो हम ऐसे बना सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी अवे आएगी के और क्यू, सिर्फ ये वाला क्यू काम आएगा अपॉन आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस है। अब बात करते हैं देखो सी पॉइंट पे, सी देखो दोनों का आउटसाइड है, तो सी पॉइंट पे जो फील्ड आएगी वो दोनों की वजह से आएगी, दोनों का आउटसाइड पॉइंट है। आउटसाइड पॉइंट के लिए हम सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं। सारा चार्ज देखो प्लस क्यू इसका भी और माइनस क्यू इसका भी, तो प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों मिला के सेंटर पर रखेंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा 0, और टोटल जो है 0 तो फील्ड भी 0। या फिर ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये जो अंदर वाला स्फीयर है प्लस क्यू चार्ज, इसकी वजह से फील्ड आएगी इधर ऐसे, और ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसका भी आउटसाइड पॉइंट है ये, उसकी भी फील्ड आएगी इधर टूवर्ड्स। अब दोनों का सेंटर एक ही है तो दोनों के सेंटर से डिस्टेंस बराबर है ये, और चार्ज भी दोनों पे बराबर है, तो ये फील्ड भी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो कैंसिल होके सी पॉइंट पर फील्ड 0 हो गई। आई बात समझ में? यस सर। अगर ये भी चार्ज पॉजिटिव होता, सपोज ये भी पॉजिटिव होता, तो फील्ड यहाँ 0 नहीं होती, फिर दोनों फील्ड ऐड हो जाती है, या फिर दोनों चार्ज ऐड हो जाते, प्लस क्यू 2 क्यू, ठीक है। अगली बात समझ में? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
सॉलिड स्फीयर, अगर स्फीयर सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर को अगर चार्ज दिया जाए तो उसकी वजह से वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा आसपास वाले रीजन में। तो सॉलिड स्फीयर के लिए देखो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। सॉलिड स्फीयर किस तरह के मटेरियल का बना हुआ है इस पे डिपेंड करता है। सॉलिड स्फीयर जिस मटेरियल से बना हुआ है वो दो कैटेगरी का हो सकता है, या तो कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मतलब मेटल का बना हुआ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक हो सकता है नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो देखो कंडक्टर्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर के लगभग लास्ट में आएगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि किसी भी कंडक्टर को जो भी चार्ज देते हैं हम, कंडक्टिंग मटेरियल मेटल्स, तो वो सारा चार्ज उनके सरफेस पे आ जाता है, अंदर नहीं रहता चार्ज। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है वो सब अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए यहाँ देखो दो कैटेगरी बना रहा हूँ मैं सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर है अपने पास और वो कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, तो उसको दिया हुआ चार्ज सारा सरफेस पे आ गया, और सारा चार्ज सरफेस पे है, अंदर नहीं है कुछ। तो ये कौन सी कैटेगरी में लिया जाएगा, वो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन? सरफेस, सरफेस Surface. डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर सॉलिड स्फीयर है और कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है तो वो तो बिल्कुल ऐसा ही मान लो कि जो इससे पहले पढ़ा है हमने थिन होलो स्फीयर। थिन होलो स्फीयर का भी अंदर खाली था, वो सारा चार्ज सरफेस पे था। तो सॉलिड स्फीयर और कंडक्टिंग या मेटल का बना हुआ है तो उसके लिए तो सारे फॉर्मूले वही रहेंगे जो इससे पहले हमने सीखे थे थिन होलो स्फीयर, क्योंकि वो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ सॉलिड स्फीयर है तो उसके तो अंदर भी चार्ज रहेगा, सेंटर से सरफेस तक हर जगह, वो फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो अभी इसका जो केस 1 है या पहली जो पॉसिबिलिटी है कंडक्टिंग या मेटेलिक कह सकते हो, कंडक्टिंग या मेटल का बना हुआ सॉलिड स्फीयर। तो इसमें तो आप देखो एक लाइन लिख लो, सेम एज थिन होलो स्फीयर। मतलब थिन होलो स्फीयर के लिए जो अभी हमने पढ़ा है वो सब इसके लिए ही वैलिड हो जाएगा। वही ग्राफ होगा, सेंटर पे फील्ड जीरो, अंदर फील्ड जीरो, सरफेस पे सबसे ज्यादा के क्यू वाई कैपिटल आर स्क्वायर और बाहर के क्यू वाई स्मॉल आर स्क्वायर, सारी चीजें वही। इसमें और थिन होलो स्फीयर में कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पे आना है। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है सॉलिड स्फीयर तो फिर उसके लिए अंदर भी चार्ज होगा, तो अंदर भी फील्ड आएगी, बाहर भी फील्ड आएगी। तो उसके लिए फिर सब हमें पढ़ना है। देखो तो दूसरी पॉसिबिलिटी जो इसकी है वो है, अभी देखो हम फॉर्मूले ही अरेंज कर रहे हैं, इन सब के डेरिवेशन भी आने वाले हैं। वो गॉस लॉ से इनके डेरिवेशन कर दिए जाते हैं इजीली, और वो डेरिवेशन इसलिए सीखेंगे कि उनके स्पेशल टाइप के सवाल भी बनेंगे, वो खास डेरिवेशन से ही होते हैं फिर। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग कह सकते हैं सॉलिड स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को अगर चार्ज दिया जाता है तो ये तो पूरा वॉल्यूम में इसके डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये देखो, ये सेंटर है, ये रेडियस, और क्यू चार्ज जो दिया गया है ये पूरा वॉल्यूम में होगा। ऐसे सॉलिड स्फीयर है, सेंटर से लेके सरफेस तक सब जगह पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर ये चार्ज। तो इसके लिए जो डेंसिटी डिफाइन होगी रो इज इक्वल टू क्यू चार्ज और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। क्यू चार्ज 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो ये आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब इस स्फीयर ने आसपास वाले रीजन में अंदर, यानी जिस पॉइंट पर हम फील्ड पता करना चाह रहे हैं वो पॉइंट अंदर हो सकता है या इसके बाहर हो सकता है। ठीक है, तो बाहर वाला जो फॉर्मूला है आउटसाइड वाला वो तो बिल्कुल वही रहेगा। तो उसी से देखो शुरुआत कर रहा हूँ। आउटसाइड,
आउटसाइड का मतलब जिस पॉइंट पर हम फील्ड पता कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ है कहीं पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इसके लिए तो वही फॉर्मूला के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यानी आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए तो हम वही केस यहाँ भी ऐसा समझ सकते हो, जैसे ये आउटसाइड पॉइंट है, मैं सॉलिड स्फीयर को बहुत सारे थिन होलो स्फीयर से मिलके वो बना हुआ मान सकता हूँ, तो उन सारे स्फीयर्स का आउटसाइड पॉइंट ही होगा ये, तो सबकी वजह से फील्ड का फॉर्मूला एक ही आएगा, तो सबको ऐड कर देंगे तो टोटल फील्ड आ जाएगी। सरफेस का मतलब भी सरफेस इसमें तो एक ही होगा बाहर वाला ही, तो इसे स्मॉल आर को अगर कैपिटल आर के बराबर कर देंगे तो सरफेस पे पहुंच जाएंगे एट सरफेस। सरफेस का फॉर्मूला भी वही आ जाएगा अपना, E इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये सरफेस की फील्ड हो गई। लेकिन अगर पॉइंट इनसाइड है, यहाँ कहीं पॉइंट है अंदर वाला पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला देखो अब चेंज हो जाता है, इनसाइड फील्ड जीरो नहीं होगी, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अब इसके अंदर कितनी फील्ड आती है, देखो इसका है अपने पास फॉर्मूला के क्यू अपॉन कैपिटल आर का क्यूब इंटू स्मॉल आर, ये फॉर्मूला के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, तो ऐसा लग रहा होगा ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यानी अंदर जो फील्ड आएगी वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ लीनियर वेरिएशन आएगा। ठीक है, इस फील्ड को एक तो ये फॉर्मूला भी है, इस फॉर्मेट में याद कर सकते हो, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो के की वैल्यू 1/4πε0 लिखें, और क्यू की वैल्यू देखो यहाँ से लिख सकते हैं हम, क्यू को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू रो इंटू 4/3πr क्यू। तो ये दो काम अगर इसमें कर दें, के की वैल्यू 1/4πε0 रख दें और क्यू की वैल्यू ये वाली रख दें, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसकी दूसरी फॉर्मेट जो ज्यादा काम आएगी, रो अपॉन 3ε0 इंटू स्मॉल आर, एक ही मतलब है इन दोनों का, ये चार्ज के टर्म्स में, ये चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, इसी से ये आ गया, यानी ये जो कांस्टेंट है के क्यू बाई आर क्यू, ये रो बाई 3ε0 भी हो जाएगा, और कैसे हो जाएगा वो समझ गए होंगे, के को 1/4πε0 रख दिया और क्यू को ये चीज रख दी है यहाँ से, तो थोड़ा सोल्व करोगे तो यही मिल जाएगा। तो ये इनसाइड का फॉर्मूला ई प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ से भी ई प्रोपोर्शनल टू आर, ये चीज एक ही है, बस इसको लिखने का तरीका अलग है, ये चार्ज के टर्म्स में, ये चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में ये थर्ड वाला जो इनसाइड का फॉर्मूला है, इसी में अगर आप स्मॉल आर जीरो रख देंगे, स्मॉल आर जीरो मतलब हम सेंटर पे पहुंच गए तो फील्ड जीरो, तो इससे देखो पता चल रहा है यहाँ सेंटर पे फील्ड जीरो, लेकिन सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे हम, सरफेस तक, सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो आर बढ़ता जाएगा, और आर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ती जाएगी, लीनियरली मतलब y इक्वल टू एम एक्स, ये ई को y रखें और ये स्लोप हो गया, और x पे r को रखा जाए तो y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग तो ओरिजिन ऐसा ग्राफ आएगा, सरफेस तक बढ़ेगी फील्ड ये, फिर सरफेस के बाद घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सरफेस के बाद तो फिर ये आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, स्मॉल आर बढ़ता जाएगा तो फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है, यस आ रही सर। बात समझ? हाँ, अब देखो इस फील्ड की डायरेक्शन भी समझ गए होंगे, इनसाइड आउटसाइड दोनों की, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है या रो पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन अब ये हो जाएगी ऐसे, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो टूवर्ड्स हो जाएगी। तो एक वेक्टर में बना दूं, देखो ये आर वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर, आर वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर है इसका, तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू रो बाई 3ε0 इंटू आर वेक्टर, ऐसे वेक्टर फॉर्म। अब इस वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले में रो हम साइन के साथ रखेंगे, रो अगर पॉजिटिव रखेंगे, रो पॉजिटिव तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, तो ई की डायरेक्शन वही होगी जो आर की डायरेक्शन होगी, तो रो अगर पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है, तो ई की डायरेक्शन वही होगी जो आर की डायरेक्शन है, रेडियली आउटवर्ड। और अगर रो नेगेटिव रखेंगे इसमें तो ये चीज नेगेटिव आ जाएगी, तो ई की डायरेक्शन आर के अपोजिट, यानी आर तो अपना उधर है और ई इधर आएगा अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन समझ गए होंगे शायद, है ना?
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वाई एक्सिस पर रखें और डिस्टेंस जो स्मॉल आर है सेंटर से, उसके साथ इसका वेरिएशन वाला ग्राफ बनाएं, तो अब आप वो ग्राफ बना सकते हो। कर सकते हो कोशिश ग्राफ बनाने की। यस सर। हाँ, कैसा ग्राफ आ रहा है देखो जरा। सर बना ये लिया जो ग्राफ। फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। ग्राफ देखो ये आ जाएगा। पिछले जैसा ही सेंटर होगा से, बस, फर्स्ट टू हाँ एक्स लाइन आई टू आर हाँ, तक। ओरिजिन से शुरू होगा, ये तो पता है। R0 तो E0 सेंटर पे, लेकिन सेंटर से लेके सरफेस तक लीनियरली वेरी करेगा स्ट्रेट लाइन। ये देखो सरफेस तक बढ़ेगा, सरफेस पे जाके ये फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी K3/R²। उसके बाद फिर आउटसाइड चले जाएंगे तो ये वही वेरिएशन ऐसा। ये ग्राफ होगा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, इसका अगर मैं स्लोप पूछूं, यानी ये एंगल अगर पूछा जाए आपसे थीटा, तो इसका टेन थीटा बता सकता है कोई मुझे? रो/3 हाँ, या तो K3/R³ कहो इसे, या ρ/3ε। वो यहाँ से पता चल रहा था, y = mx। ठीक है, तो ऐसी एक लाइन आएगी, इसका स्लोप इसके बराबर होगा। ये स्ट्रेट लाइन, ये सेंटर से लेके सरफेस तक इनसाइड वाले रीजन में है, लीनियरली बढ़ती जाएगी फील्ड, लीनियरली बढ़ रही है, और फिर उसके बाद घटती जाएगी। ठीक है, यस सर। तो ये सॉलिड स्फीयर था, लेकिन वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ सॉलिड स्फीयर। उसके लिए हमें ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। आउटसाइड वाले फॉर्मूले तो वही है, इनसाइड वाला बदल गया है, और इनसाइड वाला क्या हो गया वो आपको पता चल गया होगा। इसमें देखो एक बड़ा खास सवाल बनता है। ये जो कंसेप्ट है अपना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर या बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको और 11th क्लास के एक टॉपिक को मिला के एक सवाल बनता है इसमें, और उससे मिलता जुलता सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। देखना जरा। सवाल देखो ये है, ये हमारे पास एक वही सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और ये अपनी जगह फिक्स है, फिक्स नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी दी होगी या चार्ज दिया होगा, और रेडियस मान लो पॉजिटिव चार्जेस है और रेडियस इसकी r है। ठीक है, और ये फिक्स है अपनी जगह पे, और जिस रीजन में ये फिक्स है वो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, G=0। ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब आप जानते हैं, mg वाला जो फोर्स हमें नहीं लेना, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए सवाल करना है। अब देखो इस स्फीयर के अंदर काफी बड़ा सा ये स्फीयर है, इसका सेंटर होगा यहाँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस स्फीयर के अंदर इसके डायमीटर के अलोंग ये सेंटर हो गया C, और डायमीटर के अलोंग देखो एक टनल बना दी गई है इसके अंदर, ये टनल है। ठीक है, टनल बनाने के बाद ये स्फीयर है, और टनल बनाने के बाद ये मत समझना कि ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया अलग अलग, है ना। टनल बनाइए, इसे काटा नहीं है। टनल तो समझ पा रहे होंगे, ये ऐसी टनल बना दी AB, टनल का नाम रख दो AB। टनल का एक एंड A है, एक B। एक A एंड से एंटर करा के B से बाहर निकल सकते हैं, टनल का मतलब ये है। टनल की जानकारी लिख लो, ये जो टनल है इसकी जानकारी लिखना जरा। ये सॉलिड स्फीयर तो है ही, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर,
इसके अंदर टनल है। ये हॉलो स्फीयर होता है तो फिर टनल बनाने का कोई मीनिंग नहीं होता, तो मीनिंगलेस बात हो जाती है, अंदर कुछ है ही नहीं उसके। सॉलिड स्फीयर है तभी इसमें टनल हम बना पा रहे हैं। टनल की जानकारी देखो ये है, दिस इज नैरो स्मूथ टनल, नैरो स्मूथ टनल ए बी। नैरो का मतलब पतला। नैरो कर दिया पिटाई का काम किसी ने। सर सकरा सा रास्ता। फुल पिटाई के मोड में बैठे हैं ये लोग, खुद का फुल पिटाई, विड्थ नेग्लिजिबल हो। पिटाई के सर मोड में फुल बैठे हैं ये लोग, है ना। क्या मेरा सवाल ये था कि नैरो की हिंदी बताओ। विड्थ नेग्लिजिबल मेरा हो खुद की। मेरा सवाल यह है कि नैरो का मीनिंग क्या है। लोग हिंदी बताने में लगे हुए हैं इसकी, नैरो की हिंदी। हिंदी कौन पूछ रहा है इसकी? सही सही मीनिंग बता सकता है कोई इसका? बिल्कुल सही सही मीनिंग नैरो का क्या मीनिंग है इस सवाल के सर हिसाब से? विड्थ नेग्लिजिबल हो। सर हम्म, हाँ और बोल रहा नेग्लिजिबल था विड्थ कोई? का। हाँ, वो एक ही कहानी मत रटो बार बार, उससे संतुष्ट नहीं हूँ। सर नेग्लिज जो लेंथ ब्रेड्थ है वो लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल। नैरो टनल का इस सवाल में मीनिंग क्या है सुन लो। नैरो टनल का इस सवाल में मीनिंग एक ही है कि इस टनल को बनाने के बाद भी इसको हमें सॉलिड स्फीयर ही लेना है। सारी बात पकड़ में। टनल बनाने के बाद ये सॉलिड स्फीयर नहीं रहेगा एक्चुअल में देखें तो, लेकिन अगर टनल नैरो है तो सॉलिड स्फीयर के जो फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं वही फॉर्मूले अभी भी वैलिड हो जाएंगे। मतलब स्फीयर अप्रोक्सीमेटली अभी भी सॉलिड स्फीयर ही लेना है इस टनल के बनने के बाद भी। मीनिंग समझ में आ गया? यस सर। यस सर। और स्मूथ का मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं, और टनल का तो टनल ही है। अब देखो क्या करते हैं, ये अपनी जगह पे फिक्स है, पॉजिटिव इसको चार्ज दे रखा है, और ये इस टनल का सेंटर है। टनल का मिड पॉइंट कह सकते हैं, इसे सेंटर कह सकते हैं, और ये स्फीयर का भी सेंटर है क्योंकि डायमीटर के अलोंग टनल बनाई गई है। तो अब मैं अगर ऐसा करूं, देखो यहाँ बिल्कुल सेंटर पे, ये रहा सेंटर पे एक छोटी सी बॉल जिसपे नेगेटिव चार्ज और मास इसका है। तो यहाँ बिल्कुल सेंटर पे रख रहा हूँ इस पार्टिकल को, नेगेटिव पार्टिकल को। बताइए सेंटर पे जब ये रखा होगा तब इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? जीरो। 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 रीजन इसका बिल्कुल आसान, F इक्वल टू क्यू ई। तो जिस जगह पे यहाँ रख रहे हैं उस जगह पे स्फीयर ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी है सेंटर पे? जीरो। 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 लेकिन अब देखो, क्या इस टनल के अंदर इस स्फीयर ने, टनल के अंदर इस स्फीयर ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी होगी? और मैं सी से बी तक का जो पार्ट है इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अवे, और सी से एक के पार्ट में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी है। तो अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को, नेगेटिव पार्टिकल ऐसे उठा के कहीं यहाँ ले जाऊं, यहाँ इस जगह पे जाके छोड़ें, तो नेगेटिव माइनस क्यू पार्टिकल को इस जगह पे छोड़ रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो स्फीयर ने प्रोड्यूस की है इस पे किधर फोर्स लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में या अपोजिट? अपोजिट। 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 तो कुल मिला के बात यह है कि इस नेगेटिव पार्टिकल को यहाँ रख रहे हैं तो फोर्स लग रहा है इस पे जीरो। तो ये तो हो गई इसकी मेन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन इससे अगर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करके, इसे डिस्प्लेस करके रिलीज करता हूँ तो ये वापस वहीं आएगा या दूर भाग जाएगा? वापस वापस वहीं आएगा। आएगा। वापस। और वापस आने का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। उधर जाके छोड़ोगे तब भी ऐसा ही होगा। तो क्या अगर मैं इसे यहाँ से ले जाके यहाँ छोड़ूं तो यहाँ से दौड़ के आ रही है यहाँ,
और यहाँ तक आके आते स्पीड आ गई, फिर उधर भाग जाएगा, फिर रिटार्ड होगा, फिर रुकेगा, क्या करना शुरू कर देगा ये? ऑसिलेशन। Oscillation. ठीक है। अगर ये पार्टिकल्स, ध्यान देना, स्फीयर पे चार्ज होता पॉजिटिव, और इस पार्टिकल को भी मैं पॉजिटिव ले लेता और फिर यहाँ जाके छोड़ता, तो वापस आता है या भाग जाता है इधर ही? सब भाग जाता। हाँ, भाग फिर जाता। ऑसिलेशन नहीं हो पाते, फिर ऑसिलेशन नहीं होते। तो ऑसिलेशन देखो कब नहीं होंगे, दोनों पॉजिटिव हो स्फीयर और पार्टिकल, या दोनों नेगेटिव हो, तो भी ऑसिलेशन नहीं होंगे। लेकिन एक पॉजिटिव हो कोई सा, एक नेगेटिव हो, तो ये पार्टिकल इस सेंटर के आसपास, इस टनल के अंदर ऑसिलेशन कर सकता है। ठीक है। तो अब Yes. कुछ लोग समझ गए होंगे सवाल हम क्या पूछने वाले हैं, समझ गए? इन ऑसिलेशन टाइम का पीरियड पता करना है। टाइम पीरियड पता करना है, तो लिखो फाइंड, ऐसे लिखना सवाल को, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ oscillations of particle inside the tunnel। मैंने अब स्मॉल नहीं लिखाया, इस पे भी थोड़ा सा विचार करना सब लोग। मैंने सिर्फ ये कहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, स्मॉल वर्ड यूज नहीं किया। इनसाइड द टनल ये जरूर कहा है, इनसाइड द टनल। तो करो जरा कोशिश, मेन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे ले जाके जब इसे छोड़ा जाएगा तो इस पर कितना फोर्स लगेगा वो ढूंढना होता है हमें। ये एक्स, यहाँ पे पार्टिकल को छोड़ेंगे तो ऐसे फोर्स लग रहा है एफ, तो ये एफ फोर्स यही इसे ऑसिलेट कराएगा। एफ की वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं क्यू इंटू ई से। तो क्यू इंटू ई, देखो इस जगह पे ई जो स्फीयर ने प्रोड्यूस की होगी उसकी वैल्यू देखो, मैं सही लिख रहा हूँ कि सही है क्या? देखो Yes. इनसाइड वाला फॉर्मूला लगाया, एफ इज इक्वल टू, अच्छा ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस कंडीशन के बाद ही ढूंढ पाएंगे जिसमें लिखा होगा नैरो टनल। अगर ये टनल नैरो नहीं हुई तो फिर ये सवाल नहीं हो पाएगा। नैरो टनल, टनल बहुत बड़ी बना दोगे तो फिर ये स्फीयर नहीं रहेगा, सॉलिड स्फीयर नहीं मान सकते। सॉलिड स्फीयर की तरह से तभी ट्रीट कर सकते हैं जब ये टनल बहुत ही नैरो हो, बहुत ही पतली सी टनल होगी। तो एफ इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू इंटू एक्स। तो अब कुछ लोग समझ गए होंगे मैंने स्मॉल क्यों नहीं लिखाया था यहाँ, है ना? स्मॉल लिखाने की जरूरत ही नहीं। फोर्स देखो एक्स बड़ा ले लो तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एक्स के, तो एसएचएम होगा ही होगा। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने कुछ और भी कई जगह पे सवाल किए हैं, उनमें स्मॉल ऑसिलेशन या कुछ कंडीशन लगाने के बाद ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आता था, याद है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, लेकिन अब इसमें लेकिन समझना ध्यान से, अगर मैं इस पार्टिकल को बिल्कुल बी पॉइंट पे जाके, ऑलमोस्ट बी से थोड़ा ही अंदर जाके छोड़ूं तो भी एसएचएम ही होंगे। Yes, सहमत है sir. सब लोग? ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पार्टिकल को, ध्यान देना, ग्रेविटी तो कहीं है नहीं, इस पार्टिकल को थोड़ा सा टनल से बाहर यहाँ जाके छोड़ें तो भी आएगा तो इधर ही, क्योंकि यहाँ भी फील्ड ऐसे ही आएगी इधर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड फोर्स ऐसे लगेगा। तो यहाँ बाहर से छोड़ोगे, बाहर जाके, तो ये मत समझना कि नीचे भाग जाएगा, एमजी कुछ नहीं है। यहाँ छोड़ोगे तब भी ये स्फीयर अट्रैक्ट कर लेगा इसे, और इधर जाके और उधर बाहर जाके रुकेगा और फिर वापस लौट आएगा। तो अभी भी ऑसिलेशन होंगे लेकिन उनको एसएचएम नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे, समझ रहे हो? सर लीनियर फंक्शन में आएगा एक्स। ये वाला पोर्शन गड़बड़ कर देगा, है ना? ये वाला जो पोर्शन है ये आउटसाइड Yes, का हो गया, और अलग अलग आउटसाइड में जो, हाँ आउटसाइड में जो फोर्स आएगा वो इस तरह का नहीं आ पाएगा, तो फिर उसे सिर्फ ऑसिलेशन कहेंगे, फिर उसे एसएचएम नहीं कहेंगे। ठीक है। तो मैंने एक वर्ड लिखवाया था, स्मॉल भले ही नहीं लिखवाया लेकिन इनसाइड द टनल जरूर लिखवा दिया है। देखो जरा लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा हो तो लिख लेना। Yes, sir. यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑसिलेशन भले ही स्मॉल ना हो लेकिन होने चाहिए टनल के अंदर ही, तभी एसएचएम होंगे ये। ठीक है, बस अब तो Yes, समझ sir. गए होंगे फिर
इसके आगे क्या करना है, इसके आगे तो एक्सलेशन ढूंढ लो। सर K Q 2 ठीक है, इसे कंपेयर कर देंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा आ जाएगा अपना रूट के क्यू क्यू बाई एम आर क्यू। इससे टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा करके एम आर क्यू बाई के क्यू क्यू। बड़ा ही कॉमन सा कंसेप्ट एस एच एम का, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो अभी हम सीख रहे हैं उसको मिला के सवाल बन जाता है। इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, इसे नोट कर लें। और अगर इसे टनल से बाहर जाके छोड़ेंगे थोड़ा सा, तो आएगा तो सही है लौट के, ऑसिलेशन तो होंगे ही, लेकिन वो एस एच एम नहीं होंगे। ऐसा ऑप्शन बना सकते हैं सवाल का, तो वही ऑसिलेशन एस एच एम होंगे जो टनल के अंदर अंदर हो रहे होंगे। तो टनल के अंदर ही इसे छोड़ना पड़ेगा हमें कहीं। और अगर दोनों पॉजिटिव हो गए स्फीयर और पार्टिकल, या दोनों नेगेटिव हो गए, तो भी ऑसिलेशन नहीं हो पाएंगे। कोई सा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें उल्टा हो सकता था, जैसे इसे पॉजिटिव ले लें इसको नेगेटिव ले लें, तब भी ये ऐसे ही फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव नेचर। ये तो समझ पा रहे होंगे सब। यस सर। हाँ, इसमें देखो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और सवाल यही रहेगा लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा। ये स्फीयर तो यही है, फिक्स्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर प्लस क्यू चार्ज, लेकिन अब जो टनल बना रहे हैं वो टनल तो वही होगी, स्मूथ नैरो टनल, लेकिन यहाँ नहीं बना रहे। ये तो मान लो ये सेंटर है इसका, टनल यहाँ कहीं बनाई जा रही है। ये रही इस टनल की जानकारी लिख लेना, जैसे स्मूथ नैरो टनल। इतना तो इमेजिन कर पा रहे हो कि टनल बन के ये दो हिस्सों में नहीं बट जाएगा, ऐसा नहीं कि वो टुकड़ा अदर अलग चला गया, ये टुकड़ा अलग, ऐसा तो इमेजिन कर पा रहे होंगे। यस सर। हाँ, तो ये हो गई टनल भाई। ये वाला एंड है, ये बी वाला एंड है, ये स्फीयर का सेंटर है, और ये टनल का मिड पॉइंट। इसको आप ओ नाम दे सकते हैं, ये रहा टनल का मिड पॉइंट। और टनल के मिड पॉइंट और सेंटर के बीच का कोई सेपरेशन है, मान लो डी, ठीक है। स्फीयर की रेडियस आर, चार्ज प्लस क्यू, और टनल का नाम वही लिख लेना, स्मूथ नैरो टनल। बाकी सब चीजें वही है, बस टनल की पोजीशन बदल दी। पहले डायमीटर के अलोंग बना रहे थे टनल, अब किसी कॉर्ड के अलोंग बना दिए, ठीक है। सिचुएशन अपनी वही है। पहले तो ये जो टनल का मिड पॉइंट है, जिसे ओ बोला है, इसमें एक छोटी सी बॉल या छोटा सा पार्टिकल जो इस टनल के अंदर आ सके, उसको ओ पे रख दो, नेगेटिव लेके उसे, और फिर देखो उसका एफबीडी बना के नेट फोर्स क्या लगा हुआ है। एक छोटी सी बॉल जैसा कुछ यहाँ रख दो, ये रहा, है ना। माइनस क्यू इस पे चार्ज है और एम इसका मास है। अब देखो ये जहां रखा हुआ है, वहां देखो इस स्फीयर ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी होगी रेडियली आउटवर्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सही बना रहा हूँ क्या, इलेक्ट्रिक यस सर। फील्ड ऐसे आएगी ऊपर की तरफ, है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव पार्टिकल पे फोर्स जो लगा रहा होगा स्फीयर, वो फोर्स सही लगाया क्या मैंने, देखो यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो इस फोर्स की वजह से इस छोटी सी बॉल की इधर जाने की टेंडेंसी है सेंटर की तरफ, लेकिन टनल का जो सरफेस है नीचे वाला, वो नहीं जाने देगा इसे। तो बताइए ये बॉल इस टनल के कौन से सरफेस के कांटेक्ट में होगी, ऊपर वाले के या नीचे वाले के, नीचे वाले। नीचे नीचे वाले। वाले। तो ये देखो ये बॉल इस नीचे वाले सरफेस को ऐसे प्रेस करेगी एफ फोर्स से, अब ये सरफेस उसे ऊपर प्रेस करेगा, जिस फोर्स को हम नॉर्मल कांटेक्ट बोलते थे, याद है ना, एम जी वगैरह कुछ है नहीं। तो अब देखो इस नॉर्मल कांटेक्ट ने इसे फोर्स को कैंसिल कर रखा होगा। व्हाट इज नेट फोर्स ऑन दिस बॉल एट दिस इंस्टेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस पोजीशन।
बताइए। 0। 0। ठीक है, तो ये इसकी मेन पोजीशन कह दी जाएगी, मेन पोजीशन। यहाँ एफ नेट 0 है। अब देखो मैं इस टनल के अंदर इसको ऐसे इस लाइन में कहीं इस बॉल को यहाँ जाके छोड़ू कहीं यहाँ से x डिस्टेंस पे। अब देखो इस बॉल पे, ये रही नेगेटिव बॉल, स्फीयर की वजह से जो फोर्स आएगा वो कैसे आएगा वो बना रहा हूँ। देखो इस स्फीयर ने इस जगह पे फील्ड प्रोड्यूस की होगी ऐसे रेडियली आउटवर्ड, और फील्ड के अपोजिट ये देखो, सही बना रहा हूँ क्या मैं फोर्स की डायरेक्शन? यस सर। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, ये जो फोर्स है यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स का देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा ऐसे, और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला ये तो नॉर्मल से खत्म हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये बच जाएगा। तो समझ गए होंगे, इस बॉल को अगर मैं यहाँ रिलीज करूं तो ये बॉल इधर आ रही है मेन पोजीशन की तरफ या बाहर की तरफ भाग रही है? मेन पोजीशन की तरफ आ मेन रही है। पोजीशन मेन पोजीशन। मेन पोजीशन की तरफ दौड़ के आ रही है। और कितने लोग सहमत हैं कि टनल के नीचे वाले सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, उससे घिस के आएगी, सर है ना? यस सर। पक्का? और भले ही घिस के चल रही है लेकिन हमने टनल को बोल दिया स्मूथ टनल, फ्रिक्शनलेस, तो फ्रिक्शन जैसा फोर्स नहीं लगना। अब ये बॉल ऐसे ऐसे भाग के गई यहाँ, लेकिन यहाँ तक आते आते वेलोसिटी आ गई, तो इसे क्रॉस करके इधर गई, फिर रिटार्ड होगी, फिर फोर्स ऐसे आना शुरू होगा, उसका कंपोनेंट इधर रिटार्ड होते होते यहाँ रुकेगी, और फिर इधर ऐसे ऐसे ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे। आई बात पकड़ में? यस सर आ गई। तो अब हाँ, अब हमें देखो दो चीजें पता करनी है। पहला, फर्स्ट पार्ट, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस इनसाइड द टनल। वही कंडीशन, फिर से टनल के अंदर अंदर होना चाहिए, भले ही बीक इस वाले एंड से छोड़ दो लेकिन अंदर ही छोड़ना है, बाहर नहीं। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस इनसाइड द टनल। और दूसरा पार्ट देखो ये पूछा है, ये जो नॉर्मल कांटेक्ट आ रहा है ना, नॉर्मल कांटेक्ट, इसको हम प्रेसिंग फोर्स भी कह सकते हैं। प्रेसिंग फोर्स नाम ले रहा हूं उसका नया, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नो सर। तो इसको नॉर्मल कांटेक्ट बोल दो या प्रेसिंग फोर्स, ये दोनों बताने हैं हमें। टाइम पीरियड ढूंढो पहले। तो पहला पार्ट, टाइम पीरियड के लिए क्या काम करना है। ये एंगल थीटा मान लो, ये रहा थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस एफ को ढूंढते हैं पहले। ये डिस्टेंस है डी, ये है एक्स, तो ये देखो, ये जो अपना आर होता है सेंटर से डिस्टेंस फील्ड ढूंढने के लिए, ये हो जाएगा रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फोर्स को ढूंढने के लिए पहले हमें यहाँ फील्ड चाहिए, और फील्ड कितनी होगी देखो, के क्यू बाई आर क्यू इनटू स्मॉल आर, और स्मॉल आर है रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इनसाइड का फॉर्मूला है। तो फोर्स कितना लगेगा इस पे, Q इंटू ई, तो ये आ जाएगा K क्यू क्यू अपॉन आर क्यू इंटू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फोर्स का देखो, ये इस फोर्स का ये कंपोनेंट तो नॉर्मल से खत्म हो जाएगा कॉस, तो इसे ऑसिलेट कराने वाला जो फोर्स है वो कौन सा है? F sin theta. एफ साइन का तो ठीक है, तो नेट फोर्स कह रहा हूं मैं उसे, एफ नेट, नेट मतलब वो फोर्स जो टनल के अलोंग से चला रहा है, दैट विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो रखेंगे देखो एफ की वैल्यू के क्यू क्यू बाई आर क्यू इंटू रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। देखो इस ट्राइंगल से ये थीटा एंगल है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स एक्स अपॉन, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो इसे ऑसिलेट करा रहा है उसकी वैल्यू आ गई के क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। देखो प्रूव हो गया एसएचएम। ये देखो मीन पोजीशन से डिस्टेंस एक्स, तो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया।
अब इसके आगे की कहानी क्या होती है उसमें वही आंसर आएगा सेम पिछले सवाल में आया था। तो टनल आप डायमीटर के अलोंग बनाओ या टनल किसी कॉर्ड के अलोंग बनाओ, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड एक जैसा ही आएगा भाई, चेक कर लेना है। तो ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो, सिर्फ इतना, टाइम पीरियड एक जैसे ही आएगा। कितना आएगा वो तो अपन ढूंढ सकते हैं, फिर रटने की जरूरत नहीं। सर इस रिजल्ट से ये कह सकते हैं कहीं भी अगर टनल बनाए वो टाइम पीरियड सेम होगा। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। टनल आप डायमीटर के अलोंग बना दो, ऐसे ऐसे बना दो तो उसके अंदर भी ऐसे ही आएगा, ऐसे बना दो टनल तो भी उसके अंदर ऐसे ही आएगा। ठीक है, टाइम पीरियड एक जैसा होगा। ठीक है, आ भी गया होगा, देखो वही तो आ रहा है, इससे नेट एक्सलेशन पता कर लेंगे, एम से डिवाइड करके, फिर ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा से टाइम पीरियड आ जाएगा। कर पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, ये हो गया। तो देखो दूसरे पार्ट का आंसर, ये नॉर्मल। KQY RQ into D। हाँ, ये नॉर्मल किससे आएगा, एफ के इस वाले कंपोनेंट, एफ का जो cos थीटा होगा वो नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, उसी कंप्रेसिंग फोर्स कह रहे हैं। तो वो भी ढूंढ लेते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट हो जाएगा अपना ये सेकंड पार्ट, n इज इक्वल टू एफ cos थीटा। तो एफ तो अपना ये ढूंढ ही लिया था हमने, एफ था के क्यू बाई आर क्यूब इंटू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो इस ट्राइंगल से, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो डी अपॉन रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया होगा, एन इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू डी अपॉन आर क्यू। कितने लोग सहमत हैं कि ये कुछ लिख दिया मैंने? यस सर। प्रेसिंग फोर्स जो आ रहा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट जो आ रहा है, वो सब जगह एक जैसा होगा, ये एक्स पर डिपेंडेंट नहीं आ रहा। देखो इस बॉल और इस टनल का जो नीचे वाला सरफेस है उससे आ रहा है ये नॉर्मल। तो बॉल और टनल के नीचे वाले सरफेस के बीच में जो नॉर्मल कांटेक्ट आएगा वो थ्रू आउट द मोशन सब जगह एक जैसा होगा, एक्स आ ही नहीं रहा, देखो इसमें सब चीजें कांस्टेंट है। डी यानी इस बॉल के इस टनल के अंदर चलने से ये थोड़ी चेंज होगा, डी तो वही रहेगा फिक्स। एक बार टनल बना दी तो ये डी डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, बाकी सब चीजें भी कांस्टेंट। इस बॉल के चलने से सिर्फ एक्स चेंज होगा और एक्स इसमें आ ही नहीं रहा, तो प्रेसिंग फोर्स कांस्टेंट वैल्यू का लगेगा। ये समझ में आ गया सबके? ठीक है, यस सर। यस सर। एक्स पे डिपेंडेंट नहीं आ रहा ये। जब जब ये बॉल यहाँ पहुंच जाएगी मेन पोजीशन पे तब भी ये इतना ही रहेगा, ये यहाँ 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 सब जगह एक जैसे ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड spherical cavity of non-conducting solid sphere, ये हेडिंग लिखें जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड
spherical cavity of non-conducting solid sphere। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर एक स्फेरिकल शेप की कैविटी बना रखी है। कैविटी का मतलब कुछ पोर्शन हटा दिया जाता है उसमें से, तो वो खाली जगह जो बच जाती है उसको कैविटी कह रहे हैं। उसके अंदर, उस कैविटी के अंदर, उस खाली जगह के अंदर बचे कुचे पोर्शन की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इस हेडिंग का मतलब है। ठीक है, अगर इस हेडिंग को मैं डायग्राम में देखो रिप्रेजेंट करूं तो स्थिति लगभग ऐसी है। ये अपने पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये इसका सेंटर होगा, या C1 मान लो, और एक स्फेरिकल कैविटी, स्फेरिकल शेप की जो कैविटी है वो यहाँ बना दी। कैविटी का मतलब देखो समझ गए, इतना पोर्शन हटा दिया गया इसमें से, ये स्फेरिकल शेप का हटा दिया तो स्फेरिकल कैविटी बन गई है। अब जहाँ कैविटी बनाई गई है वो स्फेरिकल है तो उसका अपना सेंटर होगा C2, ये C1 C2 लेंथ होगी कुछ, और ये जो पोर्शन बच गया है, ये बचा कुचा पोर्शन, ये जो बच गया है इसकी वजह से इस कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट लिया जाएगा, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं भी पॉइंट लेंगे तो इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इस हेडिंग का मतलब है। इसकी डेंसिटी कितनी होगी, चार्ज डेंसिटी रो। तो हेडिंग का मतलब समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले तो। हेडिंग का मतलब समझ गए सब लोग? Yes, sir. यस सर। हम्म, ये है। ठीक है, दो सेंटर नजर आ रहे हैं, तो जो बड़ा स्फीयर है अपने पास नॉन कंडक्टिंग, उसका सेंटर है C1, और एक जहाँ कैविटी बना रखी है हमने, तो वो स्फेरिकल कैविटी, ये खाली जगह बन गई है, उसका भी सेंटर होगा C2। इस कैविटी की सर्टेन रेडियस भी होगी कुछ, और बड़े वाले स्फीयर की अपनी ये रेडियस होगी, चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो P पॉइंट लिया, यहाँ कहीं पॉइंट ले लो P, इस P पॉइंट पर हमें फील्ड बतानी है। इस P पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं, ये जो स्फीयर है बड़ा वाला, इसके सेंटर से मान लो ये R1 डिस्टेंस पे है, और कैविटी के सेंटर से मान लो R2 डिस्टेंस पे है। ये दे रखे हैं इसके R1 R2, कोई दूसरा पॉइंट लेंगे तो R1 R2 बदल जाएंगे। तो इस P पॉइंट पे जो कैविटी के अंदर है वहां फील्ड बतानी है, ये है। कैसे ढूंढेंगे देखो, समझो जरा से। अच्छा, जैसे कुछ लोग तो शायद पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ चुके उनको भी पढ़ाएंगे। सेंटर ऑफ मास में एक छोटा सा कंसेप्ट आता था, योगेश क्या हाँ कहना सर, चाह रहा उसी हूँ? से रिलेटेड है। हाँ, क्या तो कहना चाह रहा हूँ? हाँ, हाँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यही तो हेडिंग थी वहाँ। यस सर, कुछ हाँ, पोर्शन हटा देते तो फिर और सेंटर ऑफ मास फाइंड करते थे रिमेनिंग बॉडी का। सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है। तो उसमें देखो एक कंसेप्ट होता था, जो पोर्शन जहाँ से हटाया जा रहा है उसका नेगेटिव मास ले लेना, कुछ याद है? यस, पूरे का सर नेगेटिव पॉजिटिव, मास माइनस है ना? करते थे उसमें से, हाँ बड़े वाले हाँ, में से। देखो ऐसा ही होगा। देखो इसको कैसे समझेंगे, ये कैविटी कैसे बनाई गई है, इसकी अप्रोच समझो। देखो कैविटी कैसे बनाई गई है वो तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हटा दिया गया होगा। ठीक है, जिसको फिजिक्स नहीं आती वो तो ये कहेंगे कि यहाँ से ये पोर्शन हटा दिया कैविटी बन गई, लेकिन फिजिक्स वाले लोग इसे कैसे सोचेंगे? ठीक है, अपनी अप्रोच क्या रहेगी इसे सोचने की, इस कैविटी को सोचने की क्या अप्रोच रहनी चाहिए जिससे आंसर आएगा। मैं क्या करता हूँ देखो, मैं ये कैविटी कैसे बना रहा हूँ, मेरे पास एक स्फीयर है बड़ा, ये रहा, जिसका सेंटर है C1, और पूरा स्फीयर है, अभी कोई कैविटी वैविटी नहीं है, ये रहा। ठीक है, जिसकी डेंसिटी है रो, चार्ज डेंसिटी। ठीक, और यहाँ कहीं देखो ये पॉइंट जो है ये P पॉइंट है, जहाँ हमें फील्ड बतानी है R1 डिस्टेंस, ये P पॉइंट है। अब मेरे पास देखो एक और स्फीयर है छोटा, जिसका सेंटर है C2, सॉलिड स्फीयर है ये, और इसकी डेंसिटी है माइनस रो।
और यहाँ कहीं ये इसके अंदर ये P पॉइंट होगा कहीं R2 डिस्टेंस पे, ये रहा P पॉइंट। ठीक है, P पॉइंट अगर ध्यान दें तो बड़ा वाला जो स्फीयर है उसके भी अंदर है ये, और छोटा ये स्फीयर हम यहाँ इमेजिन कर रहे हैं इसके अंदर भी ये P पॉइंट है ना। अब देखो ध्यान देना जरा इस बात। जैसे इस स्फीयर की डेंसिटी है रो, प्लस रो मान के चल रहे हैं, प्लस रो डेंसिटी का मतलब सब जगह रो है। तो मैं अगर यहाँ देखो ऐसे एक निशान लगाता हूँ, ऐसे एक निशान लगा दिया जहां हमें काटना है इसे कैविटी बनाने के लिए, ये निशान बना दिया ये रहा। ठीक है, इतना यहाँ इस सेंटर रख के, ये अभी काटा नहीं है, ये मैंने निशान लगाया है बस। तो बता सकते हो ये जो निशान लगाया गया है, ये जो बनाई गई है लाइन, इसके अंदर अभी तो है, हटाया थोड़ा ये, तो इसके अंदर है प्लस रो डेंसिटी, यानी इस पोर्शन की डेंसिटी है प्लस रो। और अगर मैं इतने ही रेडियस का जो निशान लगाया, इतने रेडियस का माइनस रो डेंसिटी का एक स्फीयर यहाँ उठा के इसमें फंसा दूं जाके, तो पहले से कितनी डेंसिटी थी यहाँ, प्लस रो, और ये माइनस रो जाके और फंसा दी इसमें, प्लस रो में माइनस रो मिलके क्या हो गई, जीरो मतलब कैविटी। आई बात समझ में? जीरो का मतलब कैविटी तो हो गई, चार्ज खत्म हो गया। यस सर। नहीं समझे? तो मैं देखो ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को हम कैसे समझ रहे हैं, ये डिजाइन कैसे बनाई गई है, दो स्फीयर का कॉम्बिनेशन है ये। एक तो बड़े वाले स्फीयर का बिना कैविटी वाला, और एक जितनी रेडियस की कैविटी बनानी है उतनी रेडियस का एक छोटा स्फीयर, इसके अपोजिट डेंसिटी वाला। ये प्लस रो है तो ये माइनस रो, अगर ये माइनस रो होता तो ये प्लस रो। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, मिला दिया जाए इन दोनों को, यानी इसको यहाँ जाके फंसा दिया जाए, तो ये बन जाएगा कि नहीं, बताओ, सहमत है इससे? यस सर। तो मैं देखो क्या करूं, ध्यान देना, मैं अगर ऐसा करूं कि इस बड़े वाले स्फीयर जो बिना कैविटी के था, इस बड़े वाले स्फीयर की P पॉइंट पे फील्ड पता कर लूं, और इस छोटे वाले स्फीयर जिसकी डेंसिटी माइनस रो है उसकी वजह से P पॉइंट पे फील्ड पता कर लूं, और इन दोनों की फील्ड ऐड कर दूं, यानी इन दोनों स्फीयर को ऐड कर दें, तो इसकी फील्ड आ जाएगी कि नहीं? यस सर। तो यही काम करना है हमें। तो ये डायग्राम बना लो और लिखो फटाफट, अगली 2 मिनट के अंदर आंसर आने वाला है। डायग्राम बनाओ फटाफट, और क्या लिखेंगे वो मैं बोल रहा हूँ। डायग्राम बन गया? यस सर। तो लिखो जरा, लिखना शुरू करो डायग्राम के नीचे ही। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, समझना इस बात को, ये रहा कंप्लीट, ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर मतलब अभी कैविटी नहीं बनाई गई, ये है कंप्लीट स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, वो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना जरा। E1 बोल रहा हूँ मैं, E1 वेक्टर इज इक्वल टू रो पॉजिटिव अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और R1 वेक्टर, यानी कंप्लीट वाले स्फीयर के सेंटर से R1 डिस्टेंस पे इनसाइड वाला पॉइंट है ये P। तो मैंने फॉर्मूला गलत तो नहीं लगाया देखो? नो सर। ठीक है, हाँ चलो ये लिख लिया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल स्फीयर ऑफ डेंसिटी माइनस रो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल स्फीयर ऑफ डेंसिटी माइनस रो। तो उस फील्ड को मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान देना। E2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस रो डेंसिटी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और R2 वेक्टर, यानी इस सॉलिड स्फीयर जो छोटा स्फीयर है उसके लिए भी P पॉइंट इनसाइड का पॉइंट है, देखो ध्यान दो, है ना, और सेंटर से R2 डिस्टेंस पे, तो इसके लिए, लेकिन डेंसिटी इसकी माइनस हो गई। अगर मैं इन दोनों फील्ड को ऐड कर दूं तो रिजल्टेंट फील्ड आएगी, मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट ही तो ये बनना है। तो अगर इन दोनों फील्ड को ऐड कर दिया जाए E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर,
तो हमें P पॉइंट पे फील्ड मिल जाएगी इस रिमेनिंग पार्ट की वजह से। आई बात पकड़ में? तो लिखो। यस इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो आंसर आने वाला है अपना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग मतलब ये जो बच गया पोर्शन, वही हमें पता करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, वो मैं देखो लिख रहा हूँ। इसके लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी, यहाँ दोनों को ऐड करना है। तो E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो रख देंगे वैल्यूज, ये रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर, और ये माइनस हो जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R2 वेक्टर। तो E वेक्टर इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सही है ये कैलकुलेशन? अब ध्यान दे देखना जरा, ये वेक्टर बना रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये जो है C1 से P को मिलाने वाला, दिस इज R1 वेक्टर, और C2 को P से मिलाने वाला, दिस इज R2 वेक्टर। अच्छा C1 और C2 इनको मिलाने वाला एक वेक्टर मैं और बना रहा हूं अपनी तरफ से, A वेक्टर। A मतलब C1 C2 के बीच का सेपरेशन दिया है हमें A, तो ये हो गया A वेक्टर। तो ये ट्राइंगल नजर आ गया होगा शायद आपको, और ट्राइंगल लो याद होगा, वेक्टर एडिशन क्या होगा दोस्तों ट्राइंगल। कितने लोग सहमत हैं कि A और R2 का रिजल्टेंट R1 होगा? यस सर। यस सर R2 को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर। तो R1 माइनस R2 की जगह पे मैं देखो लिख रहा हूँ ये, तो ये आ गया अपना बढ़िया सा फॉर्मूला। और कुछ लोग तो शायद समझ भी गए होंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है, ये कांस्टेंट आ गया, यूनिफॉर्म, यस सर। इसमें कोई चीज नहीं बनी। देखो एक एक अगर हमने एक बार कैविटी बना दी तो उसका C2 फिक्स हो गया, C1 फिक्स था ही, तो ये जो A वेक्टर ये कांस्टेंट है। अगर मैं जैसे पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, कोई कहता नहीं मैं पॉइंट यहाँ लूंगा, ठीक है, यहाँ पॉइंट ले लेंगे तो R1 R2 बदल जाएंगे, लेकिन A नहीं बदलेगा। कोई कहे हम तो पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, तो भी A वही रहेगा। तो मतलब इस कैविटी के अंदर सब जगह फील्ड का आंसर यही आएगा। सहमत है सर? यस सर। यस यस सर तो इसलिए कहा जाता है इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी थोड़ी सी चर्चा और होगी, इस पे सवाल भी बनता है खास टाइप का, वो चर्चा फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल अपना एक पेपर भी हुआ था, दिया था सबने पेपर? सर एक क्वेश्चन था सर। यस सर तो उसका PDF मिल गया? यस सर यस हाँ, तो PDF मिल गया तो उसे एक बार और अटेम्प्ट कर लो, और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो पेपर के साथ मिलेंगे अपन, सर ठीक है? हाँ सर ये 45 क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं सर? 45 क्वेश्चंस, हाँ आ जाते हैं किसी किसी टेस्ट में, कोई दिक्कत सर थोड़ी है। लगातार 3 टेस्ट से आ रहे हैं सर। हाँ कोई बात नहीं, आगे बदल जाएंगे फिर। सर वो क्या उससे तो पूरा पेपर हो नहीं नहीं पा रहा सर। हाँ तो यही तभी तो प्रैक्टिस बनेगी, ज्यादा क्वेश्चन करोगे तभी कम कर पाओगे, ठीक है? ज्यादा करने की आदत बनाओगे तभी कम हो पाएंगे, ठीक है? तो आएंगे कुछ टेस्ट इस तरह के आएंगे, कुछ 25 वाले भी आएंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक ओके सर हाँ मिलते थैंक यू हैं। सर नेक्स्ट नेक्स्ट थैंक यू क्लास में पेपर लेके आना, पेपर तैयार रखना, ठीक है? और एक बार और अटेम्प्ट कर लेना उसके क्वेश्चंस।